जय हिंद, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बिल्डअप पर। इस सेशन में बात करूंगा क्लास 11th मीडिया एंड इंटरटेनमेंट। मीडिया एंड इंटरटेनमेंट के अलावा आईटी, आईटीज, इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर के बच्चों के लिए भी कुछ सवाल हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना देर के लिए इस सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये आपका सेशन 1 में 20 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा किए थे पार्ट 1 में। इस पार्ट 2 में चर्चा करूंगा क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक। तो डायरेक्ट सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 में कि वेयर डू वी फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द मेल्स दैट वी रिसीव, यानी हमें प्राप्त होने वाले सभी मेलों के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है। यानी जब हम हमारे पास कोई भी मैसेज आता है तो उस मैसेज को देखने के लिए हम ईमेल सेक्शन में या ईमेल में या जीमेल में जाकर कहाँ पर देखते हैं, उनका जानकारी कहाँ मिलता है? ट्रैश में, ड्राफ्ट्स में, या सेंट मेल में, या इनबॉक्स में। तो बेसिकली हमें जो मेल प्राप्त होता है वो आपका इनबॉक्स में प्राप्त होता है। ड्राफ्ट का काम है कि किसी चीज को लिखकर बस अगर आप सेंड नहीं करते हैं किसी को तो वो ड्राफ्ट फाइल में चल जाता है। ट्रैश में क्या होता है कि डिलीट फाइल वो आपका ट्रैश मोड में जाता है। जब हम किसी को मेल भेजते हैं तो वो सेंट मेल में जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 सही है, इनबॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, which of the following is a valid email address। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है और यहाँ पर वैलिड ईमेल एड्रेस क्या है? तो india.user.com ये आपका वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। india.user.co.in ये भी आपका वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। नन ऑफ दिस ये भी नहीं होगा। india@user.com तो बेसिकली ये आपका वैलिड, जैसे हमारे क्या होता है कि जैसे कोई एक मान लीजिए abc@gmail.com। तो मान लीजिए एबीसी कोई एक ईमेल एड्रेस है, तो यहाँ पर abc@gmail.com लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि india@user.com, तो ईमेल एड्रेस क्या है ये भी आपका वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 फिर सही है। हमने यहाँ पर टिक आपका क्वेश्चन नंबर 20 को पहले समझिए और समझने का प्रयास कीजिए कि कह क्या रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड ईमेल एड्रेस के बारे में पूछा है। आज जब भी कहीं पर किसी फॉर्म फिल करते वक्त ईमेल एड्रेस पूछा जाता है तो हम लोग इस प्रकार से ईमेल एड्रेस डालते हैं, यानी abc@gmail.com। किसी का नाम है ना कुछ और है तो अपने नाम के अकॉर्डिंग फिर @gmail.com करते हैं, जो कि यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर है तो india@user.com, यहाँ पर जीमेल भी नहीं है, याहू भी नहीं है या नहीं है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 22 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 सही है, नन ऑफ दिस, यानी वैध ईमेल के बारे में पूछा है। नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल है हाँ क्वेश्चन नंबर 23, फुल फॉर्म ऑफ बीट। तो यहाँ पर बीट के बारे में पूछा है। तो बाइनरी इनपुट टेक्नोलॉजी, बाइनरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बाइनरी इनपुट टेक्स्ट, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर जो भाषा समझती है वो बेसिकली बाइनरी नंबर को समझती है, बाइनरी इनपुट टेक्स्ट। लेकिन आईटी सेक्टर में बीआईटी का मतलब होता है बाइनरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में ऐसा अगर रहता कि ऑप्शन नंबर, हाँ अगर ये वाले क्वेश्चन ऑप्शन अगर ये ऑप्शन नंबर ए में रहता और ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो ऑप्शन नंबर 2 में रहता और ऑप्शन नंबर थर्ड में ए एंड बी रहता, तब हम ऑप्शन नंबर थर्ड को टिक लगाते। लेकिन यहाँ पर सवाल को कंफ्यूज के घेरे में डाला है कि फुल फॉर्म ऑफ बीआईटी, तो बाइनरी इनपुट टेक्नोलॉजी तो होगा ही नहीं। बाइनरी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ये आईटी सेक्टर में बीआईटी का फुल फॉर्म इस्तेमाल होता है। और कंप्यूटर जो भाषा समझती है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझती है, जो कि यहाँ पर बाइनरी इनपुट टेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन में है।
तो अब जो है सटीक उत्तर पर हम किस पे टिक लगाएंगे? अगर इस तरह से कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है तो हम क्या करेंगे? बाइनरी इनपुट टेक्स्ट पर ही टिक लगाएंगे, क्योंकि दुनिया भर के कहीं भी आप गूगल सर्च कर लेंगे और बीट का फुल फॉर्म पूछेंगे या बीट स्टैंड्स फॉर लिखेंगे तो बाइनरी डिजिट ऑप्शन आएगा, जो कि कंप्यूटर भाषा समझती है बाइनरी लैंग्वेज। तो यहाँ पर बाइनरी इनपुट टेक्स्ट है तो हम बाइनरी इनपुट टेक्स्ट को टिक लगाएंगे। लेकिन आईसीटी सेक्टर में या आईटी सेक्टर में बीआईटी का फुल फॉर्म बाइनरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी होता है। नेक्स्ट आपका 24, कंसाइज कम्युनिकेशन इज जनरली, यानी संक्षिप्त संचार जो होता है ये आमतौर पर महंगा होता है या से कॉस्ट सेविंग होता है या आपका रिसीवर को अपील नहीं या प्रभावशाली नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 के अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो कॉस्ट सेविंग आपका सही हो जाएगा, यानी पैसे की बचत। नेक्स्ट सवाल है 25, सिनर्जी का मतलब क्या है? यानी सिनर्जी इन अ टीम, किसी टीम में सिनर्जी का मतलब क्या है? एक टीम में सिनर्जी है तो इसका क्या मायने होना चाहिए? तो वर्किंग डिफरेंटली, फाइटिंग विद इन ग्रुप्स, हैविंग डिफरेंट गोल्स, हैविंग हार्मनी एंड वन गोल। यानी कह रहा है कि अलग तरीके से काम करना, ये तो होगा ही नहीं। समूह में लड़ना, लड़ने की इजाजत किसी भी जगह में नहीं है। विभिन्न लक्ष्य को होना, यहाँ पर एक ग्रुप में 5 व्यक्ति है और उनका अगर एम डिफरेंट रहेगा तो काम सक्सेसफुल नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा? सामंजस्य स्थापित कर गोल को प्राप्त करना होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, हैविंग हार्मनी एंड वन गोल। नेक्स्ट 26, कम्युनिकेशन इन अ टीम, यानी एक टीम में संचार का क्या मायने है? फॉर ए फ्यू पर्सन्स ऑफ द टीम, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ओनली, ब्लॉक्ड एंड अनक्लियर विद इन द टीम, फॉर ऑल इन अ क्लियर सिंपल मैनर एंड ईच मेंबर। यानी एक टीम में जो है वो संचार है टीम के लिए, कुछ टीम के कुछ लोगों के लिए, बिल्कुल नहीं होगा। केवल एक विशेष समय के लिए, ये भी गलत है। टीम के भीतर अवरुद्ध और अस्पष्ट, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है प्रत्येक सदस्य के लिए, स्पष्ट सरल तरीके से सभी के लिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर एटीएम स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर एटीएम के फुल फॉर्म के बारे में पूछा है। ऑप्शन है ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन, ऑटो टेलर मशीन, ऑटो टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एकदम कंप्लीट कंफ्यूजन वाला ऑप्शन है यहाँ पर, लेकिन हमें भूलना नहीं है एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो क्वेश्चन नंबर 27 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी कीज आर देयर इन अ कीबोर्ड, किसी कीबोर्ड में जो है कितने बटन होते हैं? 64, 68, 101, 104, 160, 164, 80, 88। तो क्वेश्चन नंबर 28 के अकॉर्डिंग सटीक टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, 101 से 104 के बीच। एक दो इधर उधर हो सकता है, ज्यादा वैरी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन, यानी LAN का फुल फॉर्म के बारे में पूछा है, या लैन स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन है लोकल एक्सेस नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एक्सीलेटर नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी किसी क्षेत्र के लिए जब हम क्या बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क लगाते हैं, यानी जैसे क्या होता है कि जियो फाइबर का कनेक्शन होता है, देखे होंगे, तो उनका भी एक पैमाना होता है, बड़े पैमाने पे, छोटे पैमाने पे। तो यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क कुछ ही सिस्टम या कुछ ही एरिया तक सीमित रहेगा इनका कनेक्शन। तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट सवाल है आपका कि व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर पैन। तो यहाँ पर पैन के बारे में पूछा है, इससे पहले आपने सवाल में देखा लैन के बारे में, लोकल एरिया नेटवर्क। पैन के बारे में कह रहा है परमानेंट एरिया नेटवर्क, पोस्टेड एरिया नेटवर्क, पैसिव एक्सेस नेटवर्क एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये सिर्फ और सिर्फ अपने घरों में लगा सकते हैं इनका कनेक्शन, जो कि आपका घर में जितना सिस्टम मौजूद है उनके माध्यम से आप नेट कनेक्शन को जोड़ सकते हैं। लेकिन
आपका लोकल एरिया नेटवर्क में वो कुछ विशेष क्षेत्र है, यानी कई घर मिला के उनमें कनेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने लैन के बारे में देखा, लोकल एरिया नेटवर्क, पैन होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इनके अलावा दो सवाल और दो क्वेश्चंस और भी रह सकता है इनसे रिलेटेड। जैसे एक होता है आपका मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बड़े बड़े महानगरों में जो कनेक्शन रहता है उनको कहा जाता है मैन। चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे आपका मुंबई की बात हो, तो इन जगहों में जो वाईफाई कनेक्शन रहता है, इंटरनेट कनेक्शन रहता है, तो इनको मैन कहा जाता है, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्षेत्रीय लेवल पे लोकल एरिया नेटवर्क, और अपने घर में पर्सनल, तो ये आपका क्या होता है, पैन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। इनके अलावा एक और होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये बहुत ही बड़े पैमाने पे इनका प्रयोग होता है। तो आपका देख लिए, पैन फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट सवाल है आपका, द इनपुट ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी सीन ऑन, यानी हम कंप्यूटर का आउटपुट किस में देख पाते हैं। जैसे कंप्यूटर में हम अगर जैसे सिस्टम खोल के बैठे हुए हैं, तो हम जो रिजल्ट देखते हैं या कोई भी चीजों को देखते हैं तो हम किस में देख पाते हैं। कीबोर्ड का काम है आपका, एक तरह से इनपुट डिवाइस का काम करता है। किसी भी चीजों को इनपुट करने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है। सीपीयू का काम है, ये मेन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर का मेन ये ब्रेन है जो डेटा को प्रोसेसिंग करता है। माउस भी क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। जैसे अभी कहीं पर कुछ भी इनपुट करते हैं तो माउस के माध्यम से। मॉनिटर जो हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं और देख पा रहे हैं, तो इनका काम है देखने के लिए हम मॉनिटर का इस्तेमाल। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस नहीं है। चार ऑप्शन है और इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन नहीं है। माइक एक तरह से इनपुट डिवाइस है, जब हम उनमें कोई गाना गाते हैं या कुछ बोलते हैं, या अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं माइक मेरे कॉलर में लगा हुआ है, तो माइक आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन इनपुट नहीं है। कीबोर्ड के बारे में अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि कीबोर्ड आपका क्या है, डेटा इनपुट करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, और कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। इसका मतलब ये इनपुट डिवाइस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन है 4, यानी मॉनिटर। अगर यहाँ पर पूछता कि इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है, तो भी आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होता, मॉनिटर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर अनडू। तो अभी जैसे मैंने कंट्रोल प्लस एस के बारे में बताया कि सेव करने के लिए होता है, कंट्रोल प्लस जेड अंडू। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं अंडू के बारे में पूछा था। कंट्रोल प्लस जेड ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस यू है, कंट्रोल प्लस ए है, कंट्रोल प्लस बी। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 का अंडू। कोई भी चीजों को जब हम डिलीट कर देते हैं या हटा देते हैं तो उनको वापस लाने के लिए अंडू का इस्तेमाल होता है। अंडू के लिए शॉर्टकट कुंजी होता है कंट्रोल प्लस जेड। कंप्यूटर में निम्न में से अंडू के लिए उपयोग क्या करते हैं, तो कंट्रोल प्लस जेड, यानी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। कंट्रोल प्लस ए का काम है किसी भी चीजों को, किसी भी टेक्स्ट को, सभी टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल होता है। किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू का इस्तेमाल होता है। किसी भी टेक्स्ट को नॉर्मल मोड से बोल्ड मोड में करने के लिए कंट्रोल प्लस, यानी हाईलाइट के लिए कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी। तो क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि यूज्ड फॉर, यानी यूज्ड फॉर बोल्ड, यानी किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, तो कंट्रोल प्लस बी। किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू। किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, यानी सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए। किसी चीजों को अंडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए 1 सही है। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 34, ए बाइट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बीट्स, एक बाइट में कितने बीट होते हैं। एनी वन बाइट का स्पेलिंग इस तरीके से लिखा हो रहेगा, तो 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट्स होता है। अगर इसी तरह से पूछ दिया जाए कि 8 बीट्स इक्वल टू हाउ मेनी बाइट,
तो आपका क्या हो जाता, 1 बाइट आंसर होता। लेकिन यहाँ पर 1 बाइट बराबर पूछा है, कितने बीट्स होता है, तो 8 बीट्स। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, आपका 8 बीट्स। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, रैम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। रैम को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, रैम कितने प्रकार में विभाजित है, 3, 2, 5, 4। इसको अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो रैम के बारे में बोला जाता है कि मुख्य रूप से अगर बात करें तो रैम को 2 भागों में विभाजित किया गया है। रैम को सामान्य रूप से अगर विभाजित के बारे में बात करें तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। रैम का जो मुख्य 2 भाग है वो है आपका एस डी रैम, एस रैम सॉरी एस रैम, और इसका मतलब होता है स्टैटिक, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक होता है आपका डी रैम, यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक होता है आपका एस डी रैम। तीसरा जो ऑप्शन होता है वो एस डी रैम, यानी आपका सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तीसरा जो होता है वो होता है आपका एस डी रैम, यानी सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन मैंने अभी बात किया कि मुख्य रूप से बात करेगा तो 2 होगा, सामान्य रूप से बात करेगा तो 3 होगा। तो हम यहाँ पर किसको टिक लगाएंगे, यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात है, तो हम मुख्य रूप से 2 को ही टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 को। डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। मैंने अभी बात किया ना कि मुख्य रूप से रैम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है और सामान्य रूप से 3। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, रैंडम सॉरी 2 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, यूनिवैक इज एन एग्जांपल ऑफ। ये क्वेश्चन जो है क्लास 12 के इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर के जो बच्चे हैं, तो कोई ये सवाल आ चुका है इसी साल, जो अभी बीते 6 तारीख को एग्जाम हुआ क्लास 12 में। इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर के बच्चे को ये सवाल आया था, यूनिवैक इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, या नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन यूनिवैक जो है ये आपका फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर का। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, फर्स्ट। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, which input device will allow the user to move the pointer on the screen। यानी स्क्रीन पर कौन सा इनपुट डिवाइस है जिनको स्क्रीन पर एक जगह से दूसरे जगह मूव होते रहता है, यानी स्थानांतरित होते रहता है। तो वह है आपका, जैसे देख पा रहे हैं अभी कर्सर जो है अभी इधर से उधर जा रहा है, मूव हो रहा है, तो ये क्या है, ये माउस का काम है। तो which input device will allow the user to move the pointer on the screen, यानी स्क्रीन पर यूजर को अलाउ करता है, यानी मूव कराने के लिए। तो क्या हो जाएगा, माउस, स्पीकर, आइकॉन या आउटपुट। तो माउस, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, और इनके माध्यम से माउस को जैसे जैसे मूव कराएंगे तो उनका कर्सर भी क्या करेगा, स्क्रीन पर मूव करेगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो इस तरह के अगर सवाल आए तो आपको जरूर आपका सटीक आंसर बना कर आना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पर थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा होगा, धुंधला, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि HTTP के फुल फॉर्म के बारे में पूछा है। HTTP, जो कि चाहे आप IT के स्टूडेंट हो, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के स्टूडेंट्स हो, या इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, तो सभी के लिए क्वेश्चन हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पर HTTP के फुल फॉर्म के बारे में पूछा है। यहाँ पर ऑप्शन है हेड टेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्लॉटर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्लॉट। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी हाइपर टेक्स्ट, हाइपर हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। तो ये आपका सही है, जो कि क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सभी बच्चों को वीडियो एंड वॉइस क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई होप सभी को वीडियो एंड वॉइस क्लियर होगा।
सेशन में नए जुड़े हैं तो आपका पिछले सेशन भी देख लीजिए। सेशन 1 में चर्चा कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक। ये सेकेंड पार्ट है आपका सेट 1 का, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक चर्चा कर रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल है 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, थोड़ा सा धुंधला, यहाँ पर देख लेते हैं हिंदी में रूप में। कंप्यूटर मॉनिटर को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है, डीवीडी, ईवीडी, वीडीयू या सीसीटीवी। तो यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नॉन एज डीवीडी, यानी कंप्यूटर मॉनिटर को और किन नामों से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन 1 में डीवीडी, यूवीडी एंड वीडीयू एंड सीसीटीवी। तो कंप्यूटर मॉनिटर को आपका वीडीयू भी कहा जाता है, यानी कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो कॉल्ड वीडीयू। एंड वीडीयू का अगर फुल फॉर्म पूछ दिया जाए, यानी वीडीयू स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पर वीडियो डिस्प्ले यूनिट इनका फुल फॉर्म होता है। वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, या वी से विजुअल भी होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कह सकते हैं। तो कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज वीडीयू। एंड नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 40। एंड क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, ये आपका लास्ट सवाल है इस सेशन का। यहाँ पर कह रहा है कि व्हिच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कंसीडर्ड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कंप्यूटर के ब्रेन कौन है इनमें से, रैम, सीपीयू, रोम या हार्ड डिस्क। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि यहाँ पर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पूछा है, यानी कंप्यूटर के किस भाग को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है, यानी ब्रेन माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 के अकॉर्डिंग सही उत्तर हो जाएगा सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग इज मेन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यानी सीपीयू को कंप्यूटर का मेन ब्रेन कहा जाता है। और सीपीयू का अगर फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर रैम का फुल फॉर्म पूछे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, अगर रोम का फुल फॉर्म पूछे तो रीड ओनली मेमोरी, यानी रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM stands for read only memory, CPU stands for central processing unit। तो क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है कि मेन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू। लेकिन अगर पूछ दिया जाए इसी सवाल को, अगर घुमा के पूछे कि कंप्यूटर में मेन मेमोरी किनको कहा जाता है, मेन मेमोरी के बारे में अगर पूछ दिया जाए तो आपका रैम होगा। लेकिन यहाँ पर मेन मेमोरी के बारे में नहीं बल्कि ब्रेन के बारे में पूछा है। तो ब्रेन के बारे में अगर पूछे कि ब्रेन किनको कहा जाता है कंप्यूटर का, तो सीपीयू को कहा जाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और अगर मेन मेमोरी के बारे में पूछे तब आपका रैम होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 40 में ब्रेन के बारे में पूछा है तो हम सीपीयू पर टिक लगाएंगे। तो आई होप सेशन को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इनमें से किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सिर्फ आपका क्लास 11 तक ही नहीं बल्कि क्लास 11, 12 और आप कॉम्पिटिटिव के भी आगे तैयारी करेंगे तो ये चैनल आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड आपका सवाल रहता है। और आने वाले टाइम में मैं कंप्यूटर से रिलेटेड और भी बहुत सारे एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करूंगा, जो कि आने वाले आप जो एग्जाम देंगे उनमें आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, धन्यवाद।